हेलो, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स की वन शॉट रिवीजन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। तो क्या होता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट माने विकास। डेफिनेशन देखते हैं। द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी चीज़ का उसका पहले से बेहतर होना ही डेवलपमेंट कहलाता है। मेकिंग ऑफ रोड्स, सड़कों का बनना डेवलपमेंट है। स्कूल का बनना डेवलपमेंट है। आगे देखते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मर है, उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसको अपनी फसल की ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाए। और लेबर, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है? उसको अपने दिन की ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाए, अपने काम की ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाए, उसका डेवलपमेंट गोल है। वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। किसी एक का विकास होना ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे का भी विकास हो जाए। मैंने आपको ये डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा कर मैंने एक एग्जांपल दिया था। जैसे मानो एक लड़की है, उससे आप प्यार करते हो, लेकिन वो लड़की आती है कि वो इस लड़के से के साथ दोस्ती कर रहे, ठीक है। उस लड़की का इस लड़के के साथ दोस्ती करना डेवलपमेंट है, लेकिन आपके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। तो किसी एक का विकास दूसरे के विकास नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि किसी के एक का विकास होना दूसरे का, किसी एक के विकास होने से दूसरे का भी विकास हो जाए। किसी एक के विकास से दूसरे की ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। कॉपी बुक का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि डैम बन जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बढ़िया मिलेगी, लेकिन जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा अगर डैम बनती है तो डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। इनकम एंड अदर गोल। इनकम के अलावा क्या क्या गोल्स होते हैं, और ये इनकम और अदर गोल्स हमारे डेवलपमेंट के में कैसे हमारा साथ निभाती है, कैसे मेजर रोल प्ले करती है, वो देखते हैं, ठीक है। एवरीबडी वांट मोर इनकम एंड मोर मनी। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। दो तरह के गोल होते हैं, क्या होते हैं? मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कि घर, कार, क्लोथ्स। और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम, लव। प्यार थोड़ी नहीं खरीद सकता भाई पैसों से। मनी इज़ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। Money is not enough for development. In fact, for proper development, people look at both materialistic goals and non-materialistic goals. मनी से ही डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक गोल्स पे भी और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स पे भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। कंट्री की अवेलेबिलिटी, कंट्री की क्षमता जिससे वो अपने लोगों के, अपने सिटीज़न का, अपने नागरिकों के लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सके, उसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कंट्री की ऐसी एबिलिटी से वो अपने लोगों के रहन सहन को सुधार सके, उसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ओके। नेशनल डेवलपमेंट डन। नेशनल डेवलपमेंट जब कब होगा? जब गुड एजुकेशन मिलेगी, अच्छी मेडिकल केयर मिलेगी, पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सुधरेगी, लोगों को काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, जभी तो लोगों का डेवलपमेंट होगा। नेशनल डेवलपमेंट जभी तो होगा जब लोगों का विकास तो देश का विकास, देश का विकास माने नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। अलग अलग कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। स्टेट और कंट्री को हमें कंपेयर करने के लिए इनकम को बहुत मेजर फैक्टर माना जाता है। इनकम से ही कंपेयर किया जाता है। और कौन सी इनकम? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ स्पेसिफाइड ईयर। एक ऐसी एवरेज इनकम जो एक व्यक्ति के द्वारा कमाई जाती है एक साल के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है 2017 की, कि ऐसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज़्यादा है वो रिच कंट्री है, ठीक है। और ऐसी कंट्री जिसकी $956 से कम है वो पुअर कंट्री है। हमारी जो इंडिया कंट्री है वो लो मिडल कंट्री के
मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आती है, क्योंकि हमारा जो सालाना इनकम है वो कितनी है, सालाना पर कैपिटा इनकम है $1820। इस वजह से हम लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है कंट्री के बीच में या स्टेट के बीच में। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए इसकी ना डेफिनेशन भी आई थी कई बार पेपर में डायरेक्ट उठ के कि ये जो टर्म दे रखे इनको डिफाइन करो डायरेक्ट। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बताता है कि 1000 बच्चों में से अपना 1 साल पूरा करने से पहले जितने बच्चे मर गए हैं उसकी प्रोपोर्शन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कहलाता है। अपना 1 साल पूरा करने से पहले 1000 में से कितने बच्चे मर गए हैं उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, अब लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मतलब 7 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है वो कितने पढ़े लिखे हैं? सिंपल, 7 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। ओके, डन। नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14-15 साल के बच्चे जो हैं वो कितने अटेंटिव हैं, मतलब कितने स्कूल में अटेंड हो रहे हैं, कितनी उनकी हाजिरी है, उनकी अटेंडेंस है, उसी को नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। एक पॉपुलेशन क्या होती है भाई? पोर्शन भाई, कि मतलब 14-15 साल के लोग जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं 14-15 साल के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं अपने बच्चों में से। हाँ, तो डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इकोनॉमिक की वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट माने विकास। द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी चीज़ का बेहतर होना ही डेवलपमेंट कहलाता है, जैसे कि रोड का बनना, स्कूल का बनना। डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। जैसे कि फार्मर है, उसका गोल क्या है कि उसको अपनी फसल की अच्छे से अच्छे प्राइस मिल सके, और उसी दूसरी तरफ जो लेबर है उसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मिल सके अपने काम की। ठीक है, जो एक का डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता, कि किसी एक का विकास होना ज़रूरी नहीं कि दूसरे का भी विकास हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि डैम बने, उस समय इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहाँ के लोगों को जो डैम के क्षेत्र में रह रहे हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तो उनके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से जो एक का डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं इनकम एंड अदर गोल। हर किसी को पैसा चाहिए, सबको मोर इनकम मोर मनी चाहिए। 2 तरह की गोल होते हैं, एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल्स, एक होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, जैसे कि घर, ज़मीन और कपड़े। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। ठीक है, मनी इज़ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट बोथ मटेरियलिस्टिक गोल्स एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। पैसा काफ़ी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें पूरा डेवलपमेंट करना है तो हमें मटेरियलिस्टिक गोल्स पे भी ध्यान देना होगा और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? कंट्री की एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सके, अपने नागरिकों का रहन सहन सुधार सके, उसी को कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट कब होगा? जब हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी और पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलेगी। अब हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज़ को? डिफरेंट स्टेट और कंट्री को हम कंपेयर करते हैं इनकम के बेसिस पे। कौन सी इनकम के बेसिस पे? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। और जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कैसे मेज़र होती है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम होती है, उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम होती है जो एक पर्सन के द्वारा कमाई जाती है एक साल के अंदर। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि अगर किसी कंट्री के जो
पर कैपिटा इनकम है वो $12,056 से ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री होगी, और 955 से कम है तो वो गरीब कंट्री होगी। हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो $820 है, तो हमारी जो कंट्री है वो लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आती है। रिच कंट्री को हम डेवलप कंट्री भी कह सकते हैं। अब इनकम के अलावा क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होता है भैया? इन्फेंट मोटिलिटी रेट ये इंडिकेट करता है ऐसे बच्चों को जो अपना 1 साल पूरा करने से पहले मर जाते हैं 1000 बच्चों में से। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट वो पॉपुलेशन बताता है, एक ऐसी पॉपुलेशन जो 7 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, वही हमारी लिटरेसी रेट। क्योंकि कि 7 साल से ज़्यादा कितने लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, हमारी लिटरेसी रेट होता है। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि 14-15 साल में से जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं उन उस एज ग्रुप में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसी को नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। भाई इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय और गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। जो पैसा तुम्हारी जेब में है ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें सारी चीज़ें ला के दे दे जो तुम्हें अच्छे से जीने में हेल्प करें। एक कोट है ये, आपकी बुक में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ताकि हम अच्छे से रह सकें, हमारा विकास हो सके। इसमें एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ दी जाती है, और हमें सिक्योरिटी करते हैं, और फूड भी दिया जाता है। फूड के लिए पीडीसी होता है, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है भैया? ये बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके द्वारा ये पता किया जाता है जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि जो पर्सन है वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवर वेटेड है, मतलब फिट है या कुपोषित है या ओवर वेटेड है, ये पता कर सके। इसका फॉर्मूला होता है कि BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट को लेना है मीटर में, किसमें? मीटर में, और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये इसका BMI का फॉर्मूला होता है। ओके, अगर किसी का BMI 18 से कम होता है तो वो कुपोषित है, और 25 से ज़्यादा होता है तो वो ओवर वेटेड है, और 18 से 25 के बीच में होता है तो वो फिट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट जारी करती है HDR की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, जिसके रिपोर्ट के बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है इनकम, एजुकेशन और हेल्थ के बेसिस पे। ठीक है, अब HDI के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है ग्रोस नेशनल इनकम, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ के बेसिस पे कि कितने लोगों का जन्म हो रहा है। लिटरेसी रेट, 15 साल से ऊपर के बच्चों का। ये सब चीज़ें UDI की रिपोर्ट में होती है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर होती है हमारी। ओके, डन। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है भैया? द डेवलपमेंट इन विच द नीड ऑफ present जनरेशन फुलफिल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें अभी की नीड फुलफिल हो जाए, अभी जो जनरेशन है उसकी भी पूर्ति हो जाए, और जो आने वाली जनरेशन है उसकी भी पूर्ति हो जाए, ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या सेक्टर हैं उससे पहले पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है उसे इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाता ही है। ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है भैया? इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांटा गया है किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, और ओनरशिप के बेसिस पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर के बेसिस में किस में बांटा गया है। नेचर के बेसिस में बांटा गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या? प्राइमरी सेक्टर्स में नेचर से रिलेटेड सेक्टर है ये। किससे? नेचर से। इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, डेयरी आती है, फिशिंग आती है, फॉरेस्ट्री आती है। जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं नेचर को एक्सप्लॉइट करके, नेचर को बर्बाद करके या नेचर को तबाह करके, तो वो एक्टिविटी आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तबाह नहीं कह सकते, मतलब नेचर का यूज़ करके, तो उसे हम वो एक्टिविटी आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इट प्रोवाइड द बेस
फॉर और अदर प्रोडक्ट, ये बेस प्रोवाइड करता है सभी प्रोडक्ट के लिए। दिस सेक्टर इज़ आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इट इंक्लूड थोज एक्टिविटी इन विच वी चेंज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। इसके अंदर वो एक्टिविटी आती है जिसके अंदर हम नेचर का प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं और उसको एक न्यू फॉर्म देते हैं। जैसे कि कॉटन या नेचर से उसे क्लोथ बना दिया, शुगर कैन से हमने शुगर बना दी और मैन्युफैक्चरिंग कर दी। जब हम नेचर के प्रोडक्ट को चेंज करके उसमें मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ नया बना देते हैं तो वो एक्टिविटी हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। अब भैया टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर वो एक्टिविटी आती है जो डेवलपमेंट में हेल्प करती है प्राइमरी सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि वो टीचर है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं भाई? टीचर क्या कहते हैं? किताबें खरीदो। किताबें किससे बनती है? पेपर से। पेपर से बनती है। पेपर कैसे बनता है? पेपर कोई पत्तों से बनता है ना, और पत्ते कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से। और पेपर को बेचता कौन है? मैन्युफैक्चर करके सेकेंडरी सेक्टर वाले। तो बढ़ावा दे तो रहे हैं भाई टर्शियरी सेक्टर वाले। ठीक है, सही था एग्जाम्पल। चलो आगे देखते हैं। कंपेयरिंग थ्री सेक्टर, हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन थ्री सेक्टर। हम कैसे कैलकुलेट करें कि ये तीन सेक्टर कितना हमारी जीडीपी में, सॉरी हमारी जीडीपी में नहीं, मतलब हमारे देश में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। हम ये पता करते हैं कि ये तीनों सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये हम पता करते हैं जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। When we calculate the production of each sector, we only added the value of final goods. हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो फाइनल गुड्स है, जो फाइनल गुड्स है उसकी जो वैल्यू है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम हमेशा लेते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के दौरान। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फाइनल गुड्स में ना इंटीग्रेटेड गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब जीडीपी क्या होती है भैया? जीडीपी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। एक ऐसी वैल्यू, फाइनल गुड्स की एक ऐसी वैल्यू, फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस की गई है एक कंट्री के अंदर, एक साल के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उस वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस की गई है उसकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा जीडीपी होगी, और ज़्यादा जीडीपी होगी देश का विकास होगा। लो प्रोडक्शन लो जीडीपी, नो डेवलपमेंट। ठीक है, यूएसए की सबसे ज़्यादा जीडीपी है भैया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीडीपी है यूएसए की, और इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th सबसे बड़ी जीएसटी है। सो जीएसटी नहीं भाई, जीडीपी। तो जीडीपी है वो इंडिया की, वो मेज़र की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में क्या चेंज आया इतिहास के दौरान? सबसे पहले क्या होता था भैया? सबसे पहले चलता था हमारा प्राइमरी सेक्टर। सारे लोग किस में थे? व्यस्त, खेती बाड़ी में। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर, लोग दफ्तरों में जाने लग गए, मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ? लोग टर्शरी में आ गए, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में लगने लग गए। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट्स है कुछ। रिपोर्ट्स क्या कि 1973 और 74 में क्या 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर, 13% सेकेंडरी सेक्टर, 47% टर्शियरी सेक्टर। अब 2013-14 में क्या हुआ? 14% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, 19% सेकेंडरी सेक्टर, 67% कर रहा है टर्शियरी सेक्टर। अब देख सकते हैं कितना चेंजेस आ गए इसमें। टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई। अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि जो टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई भैया। जो भी बेसिक सर्विसेज हैं वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंक्स, जिसकी ज़रूरत सबको ही है।
जिस वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। अब जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो टर्शरी सेक्टर भी बढ़ेगा, इस वजह इसकी डिमांड बढ़ गई। और क्या, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो बाहर घूमने जाएंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, और ये सब चीज़ें किस में आती है, टर्शियरी सेक्टर में आती है, तो इसलिए डिमांड बढ़ गई। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर कैफ़ेज़ हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये भी सर्विसेज है ना एक तरह की, तो ये भी हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है, जिस वजह से टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई। वंस अगेन, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा लोग हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये रिपोर्ट है 1977 और 78 की। 2017-18 की देखें, 2017-18 में 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में, 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चलो ठीक है। और 31% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओ ये क्या है भाई, ये गलत है, ठीक है, इसे ठीक कर लेना। 30% लोग हैं टर्शियरी सेक्टर में, 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में, और 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। काफ़ी लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन कंट्रीब्यूट कम कर रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। जहाँ पे 2 जनों की ज़रूरत है, वहाँ पे 20 जने काम कर रहे हैं भैया। वो 20 जने काम करे या ना करे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, काम तो उतना ही होगा ना, इतना वो 2 जने करेंगे, वो भी उतना ही काम करेंगे, क्योंकि खेत तो लिमिटेड है। तो यहाँ पे डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसकी वजह से ये कम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे करें हम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चीप लोन प्रोवाइड कर सकती है फार्मर को, जिससे वो अपनी काम कर सकें। डैम बना सकती है, कैनल बना सकती है। ट्रांसपोर्टेशन और रोड कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट कर सकती है। छोटी इंडस्ट्री खोल सकती है लोगों के लिए। टूरिज़्म को प्रमोट कर सकती है। हेल्थ और एजुकेशन में ध्यान दे सकती है। अब मनरेगा क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसका काम था लोगों को राइट टू वर्क प्रोवाइड करना। ये 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। ये वादा करता था कि 100 दिन का काम प्रोवाइड किया जाएगा गांव के लोगों को। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव, अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती लोगों को गांव के, तो वो उन्हें 100 दिन के पैसे दे देगी, दिहाड़ी दे देगी उनकी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने पार्ट में बांटी गई है, 2 पार्ट में बांटी गई है भैया जी। कौन से पार्ट में भैया, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होता है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, पेड सिक्योरिटी होती है, फिक्स वर्किंग आवर होते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन होती है, और पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के दौरान। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, हॉलीडे नहीं मिलते, फिक्स वर्किंग आवर नहीं होता, जितना मन करता है उतना काम करवाता है मालिक तो भैया। और पुअर वर्किंग कंडीशन होती है, कहीं पे भी काम करवा रहे हैं, नो पेंशन, कोई पेंशन थोड़ी मिलती है भाई। वाई डोंट ऑल द पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑर्गेनाइज सेक्टर, भाई सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करो ना, अच्छी कंडीशन है वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की शॉर्टेज है। यहाँ पे वही लोग काम कर सकते हैं जिनके पास स्किल है और नॉलेज है, वही लोग काम कर सकते हैं, वरना सब IPS IAS बन के बैठे होते अभी, अगर इतना आसान होता तो। हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं रूरल एरिया में। उनको हम सीड दे सकते हैं टाइम पे, ताकि वो काम कर सकें। उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। उनको हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। अब अर्बन एरिया में क्या है भैया, हम उनको रॉ मटेरियल दे सकते हैं सस्ते में, उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, और लॉ और पॉलिसी बना सकते हैं उनके लिए, जिससे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। SC एंड ST कास्ट पीपल मस्ट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, काफ़ी SC और ST कास्ट के लोग होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, पढ़ नहीं पाते। इट बिकम नेसेसरी
दैट गवर्नमेंट शुड वन इंश्योर दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन विद दैम। ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसे लॉ बनाए जिससे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो भैया। ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे कितने प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, दो प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में या तो ग्रुप एक इंडिविजुअल उसको गवर्न कर ओन करता है, मतलब मालिक होता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। इनका काम होता है सिर्फ पैसा कमाना। इसके एग्जांपल हो गए टाटा, रिलायंस और आईसीआईसी बैंक। पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, गवर्नमेंट इसको ओन करती है, गवर्नमेंट इसकी मालिक होती है। इनका काम होता है लोगों को सर्व करना, उनका भलाई करना। इसके अंदर स्कूल और हॉस्पिटल आ जाते हैं जो कि सरकारी होते हैं। अब हाउ डज गवर्नमेंट प्रोवाइड अस और ऑफ दिस। अब हमें गवर्नमेंट क्यों इतनी सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है भाई, हमने क्या कर दिया गवर्नमेंट का। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि हम इन्हें टैक्स भरते हैं, सिंपल। ठीक है। अब आता है आपका चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, पैसा और उधारी। तो जब पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, पता नहीं क्यों मरती है, क्योंकि पैसे ज़रूरी है। पैसे क्यों ज़रूरी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस के लिए ज़रूरी है। जब पैसा नहीं था तो क्या था भैया, जब पैसा नहीं था तो विश्व विनिमय चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें हम क्या करते थे कि अगर हमें कोई एक चीज़ चाहिए तो हम अपनी चीज़ को उसको दे देंगे और वो हमें अपनी चीज़ दे देगा। मान लो हमें चाहिए चावल और दूसरे बंदे को चाहिए आटा, तो हमें चाहिए चावल, दूसरे बंदे को चाहिए आटा, हमारे पास आटा है, हम उसे आटा दे देंगे, वो हमें चावल दे देगा, उसके पास चावल है। तो ऐसा होता था। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स होना चाहिए था भैया। डबल ऑफ को इंसिडेंट ऑफ वांट क्या, जो हमें बेचना है वो दूसरे की इच्छा होनी चाहिए खरीदने की, जब ही एक सिस्टम काम करेगा। अगर हमें आटा बेचना है तो उस दूसरे बंदे को आटा ख़रीदना ही पड़ेगा, जब जाके ये काम करेगा। अब ऐसा हो कि हमें आटा बेचना है और उसको चीनी चाहिए, मतलब बेचना है उसे, हमें आटा देना है, उसे चीनी चाहिए, तो उसे काम नहीं चलेगा। जिस वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, पैसे को लाया गया, क्योंकि हमें वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग मनी। और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई मनी को लेके आने के बाद। ठीक है। क्योंकि हम पैसों से डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं। पैसा दिया, सामान को खरीद लिया, पैसा दिया, सर्विस प्रोवाइड करवा दी अपने आप को। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी के कितने फॉर्म है, मनी के 3 फॉर्म है बेसिकली। करेंसी, जिसके अंदर पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। डिमांड डिपॉजिट, ऐसा पैसा जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे डिपॉजिट कर देते हैं। देन चेक, चेक में क्या होता है, एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफाई बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को क्यों मीडियम मान लिया गया एक्सचेंज करने का, मतलब मनी को क्यों एक्सेप्ट किया गया सभी लोगों के द्वारा, सिंपली क्यों एक्सेप्ट किया गया भाई, क्योंकि एक गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है और जो मनी होती है वो इशू की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कोई भी इंडिया के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं जो इंडियन रुपी में जो पैसा दिया जा रहा है, जो पेमेंट की जा रही है, उसे मना कर दे। ठीक है। उसके बाद आती है क्रेडिट। क्रेडिट मानी क्या होती है, उधारी। इट रेफर टू एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो रेंडर होता है, जो लेनदार होता है, वो पैसे देता है उधार मांगने वाले को, और वो उधार जो मांगने वाला है वो प्रॉमिस करता है कि मैं एक डेट पे, एक फ़िक्स डेट पे तुम्हें ये पैसा फ्यूचर पेमेंट कर दूंगा, ये उस डेट पे मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। अब की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं क्रेडिट के, इसके अंदर डिपॉजिटर आता है, डिपॉजिटर माने जो पैसा जमा करवाता है, रेंडर जो पैसा देता है, बोरोवर जो पैसा मांगता है। व्हाट बैंक डू विद डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट के साथ क्या करता है। बैंक एक स्मॉल पोर्शन रखता है डिपॉजिट का अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, और मतलब 15% रखता है ये पैसे का, और बाकी जो 85% है उसे ये लोन देने में यूज़ करता है ताकि अपना प्रॉफिट कमा सके। लोन में हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है और अपना प्रॉफिट बनाता है बैठ के, और कुछ प्रॉफिट हमारे साथ भी शेयर कर देता है। अब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट सिचुएशन, दो अलग प्रकार की
क्रेडिट सिचुएशन। एक है पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, एक है नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट क्या है? पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट ये है जब हम पैसा दें उधारी पे और टाइम पे वापस कर दें और हमारा काम बन जाए, तो ये पॉजिटिव रोल है। नेगेटिव रोल क्या है? जब हम पैसा दें लेकिन टाइम पे वापस नहीं कर पाए, टाइम पे वापस नहीं कर पाए और हमारे ऊपर क्या आ जाए, डेब्ट ट्रैप आ जाए। डेब्ट ट्रैप क्या? एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जब हमें पैसा वापस देना इम्पॉसिबल सा हो जाए और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे जाए। टर्म ऑफ क्रेडिट टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होती है? टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है भैया? इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, अगर हमें उधारी ले रही बैंक से तो क्या क्या चाहिए हमें, ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करिए, एक तो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, मोड्स ऑफ रीपेमेंट, हम कैसे पैसा वापस कर सकते हैं वो बताइए, कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है आगे देखिए। कोलेटरल एक ऐसा एसेट होता है जो बोरोअर के पास होता है, अगर हम पैसे नहीं दे पाते तो बैंक के हमारे उस सामान को जब्त कर देगा, उस एसेट को जब्त कर देगा और अपना पैसा वापस दे देगा। ठीक है। अब सेक्टर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कितने प्रकार का होता है? दो तरह के क्रेडिट्स के सेक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होता है वो आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और कम होता है। इट रिक्वायर कोऑर्डिनेटर एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ती है और अदर डॉक्यूमेंटेशन ये मांगता है। जो 90% फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो अमीर लोग रहते हैं। ठीक है। इसके अंदर बैंक और कोऑपरेटिव्स आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, क्या आता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। इसको कोई सुपरवाइज नहीं करता, इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता और ज़्यादा होता है। ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसका 85% का जो लोन होता है वो गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोलेटरल नहीं होता। अब गरीब लोग क्यों रहते हैं भाई लोन उसका? क्योंकि देखो उनके पास, उनको एक तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और गाँव में ज़्यादा बैंक होते भी नहीं हैं, उनके पास कोलेटर और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिससे वो बैंक से लोन ले भी सकें। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं देखते हैं। पहले इन्हें अडॉप्ट किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो महिला के द्वारा चलाए जाते हैं रूरल एरिया के अंदर। इसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं जो अपना पर मंथ 25 से 100 रुपये जमा करते हैं, 25 से 100 रुपये जमा करते हैं पर मंथ। और अगर उनमें से किसी एक मेंबर को पैसे चाहिए होते हैं तो उसे वो प्रोवाइड कर देते हैं, उनको दे देते हैं। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, 1-2 साल के बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के। बैंक ने खुद लोन प्रोवाइड करता है कि ये लो पैसे और आप अपने में आपस में दे दो जिसको ज़रूरत है और मुझे बाद में पेमेंट कर देना। ऐसे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इट क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो भी काम में आ सकें, वो भी कुछ ना काम कर सकें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सोशल इश्यूज़, हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात कर सकें। यहाँ पे आपके 3 चैप्टर ख़त्म होते हैं। अब हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसे भी देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। दिस चैप्टर डील विद ग्लोबलाइजेशन, हेयर यू पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो से। तो ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? एक कंट्री की इकोनॉमी को, क्या, वन कंट्री इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब पढ़े आगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टिंक्ट कंट्री, ट्रेड के द्वारा, व्यापार के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ को जोड़ा जाता है।
लार्ज कंपनीज विच आर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है, जो कि ट्रेड में मेजर रोल प्ले करती है। एन एम एन सी इज़ अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन। एम एन सी ऐसी कंपनीज होती है जो एक से ज़्यादा नेशन में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। एम एन सी सेटअप्स ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन, तो एम एन सी होती है वो प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज और ऑफिस बनाती है। वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, जहाँ पे उन्हें कम सस्ते में मजदूर मिल जाए और रिसोर्स अच्छे मिल जाए, वहाँ पे वो अपनी कंपनी डाल देती है ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सके। ठीक है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, कैसे प्रोडक्शन कंट्रीज़ के बीच में जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर स्कोर्ड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम खर्च करते हैं एसेट को ख़रीदने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी, जो इन्वेस्टमेंट एमएनसी के द्वारा बनाया जाता है, जो किया जाता है, उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये इसके ऊपर डेफिनेशन या एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ठीक है। एमएनसी exerting a strong influence on production at this distinct location। ठीक है। एमएनसी भाई बहुत मेजर रोल प्ले करती है ट्रेड वगैरह में, और जहाँ पे एमएनसी खुल गई वहाँ पे समझ लो वहाँ की उस एरिया की डेवलपमेंट हो गई। ठीक है। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज एज मेंशन बिलो इन विच एमएनसी is spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe। ये नीचे कुछ कंडीशन दे रखी है जहाँ पे जो एमएनसी होती है अपनी कंपनीज या अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है, फैलाती है लोकल प्रोड्यूसर के बीच में ग्लोबल लेवल पे। देखिए क्या है, बाय सेटिंग अप द पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज, लोकल कंपनीज का पार्टनरशिप करके, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज ऑफ, लोकल कंपनीज को सप्लाई करके, लोकल कंपनीज को ऑर्डर दे दिया और उनसे सप्लाई करवा दी, और फिर अपनी कंपनी का ठप्पा लगा के सामान को बेच दिया, उसका सामान का ट्रेड कर दिया, व्यापार कर दिया। बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप, अब जो लोकल कंपनीज उनके साथ कर रही मुठभेड़, मतलब उनके साथ कंपटीशन करने लग गए, उन्हें पीछे छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गई। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज विच बेनिफिट लोकल कंपनीज इन द फॉलोइंग वे, जब एमएनसी लोकल कंपनी के साथ अपना कोलैबोरेशन कर देती है या उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं उस लोकल कंपनीज के। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर डेवलपमेंट। पहली बात तो ये, जो एमएनसी होती है वो उन्हें पैसा प्रोवाइड करती है ताकि वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सके और मशीन वगैरह खरीद सके। ठीक है। सेकंड, एमएनसी माइट ब्रिंग विद द दैम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, उन्हें अच्छी प्रोडक्शन, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छी प्रोडक्शन कर सकें। अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ये फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसी, ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं आपको। एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड और मार्केट एक आपस में कैसे जुड़ी, ये देखते हैं। ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर टू रिच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, जो फॉरेन ट्रेड है, जो फॉरेन का व्यापार है, वो प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में रिच कर सके, जा सके। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन कंट्री बट आल्सो कैन अदर कंट्री। फॉरेन ट्रेड के द्वारा क्या, जो प्रोड्यूसर है, जो सामान को बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं, वो ये नहीं कि बस अपने इलाके में ही अपना सामान बेच रहे या अपनी कंट्री में ही अपना सामान बेच रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि बस वो अपनी कंट्री में ही अपना सामान बेच रहे हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी कि वो दूसरी कंट्री में जाकर भी अपना सामान बेच सके। सिमिलरली बायर हैज़ द ऑप्शन टू चॉइस, बायर के पास भी भाई ऑप्शन आ जाते हैं। पहले क्या था, एक ही कंट्री, मतलब एक कंट्री में बस 2-4 लोग थे सामान बेचने वाले, उनके पास चॉइसेस कम थी फिर जो बायर ख़रीदने वाले। लेकिन अब एक कंट्री में बाहर की भी कंपनीज आ गई, उन्होंने अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया, तो जो बायर्स हैं, जो ख़रीदने वाले, उनके पास क्या आ गई, चॉइसेस आ गई।
ठीक है। अब पढ़ते ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन हो, दो कंट्रीज आपस में जुड़े। एमएनसी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एमएनसी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस इन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी दो कंट्रीज़ के बीच में होती है इसके द्वारा। फैक्टर दैट अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। किन फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। टेक्नोलॉजी, पहला क्या है, टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट सेटिमेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज़ मेड पॉसिबल मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द डिस्टेंस एट लो कॉस्ट। टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट होने की वजह से भी डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो रही है। डेवलपमेंट नहीं, ग्लोबलाइजेशन अच्छी हो रही है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, अब एक गुड्स को दूसरी जगह भेज सकते हैं हम इजीली। पहले ये पॉसिबल नहीं था जब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन क्या, पहले क्या होता था, ट्रेड बैरियर लगाए जाते थे, सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाने दिया जाता था, या जब जाने दिया जाता था जब वो टैक्स भरते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट थे उसने ये ट्रेड बैरियर को हटा दिया ताकि फ्रीली ट्रेड हो सके दो कंट्री के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में ट्रेड बैरियर हटा दिए थे। एक बार ये डेट चेक करना है ना कि 1990 है या नहीं है, मैं श्योर नहीं उसको लेके। ठीक है, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम ये होता है कि लिबरलाइजेशन कर सके इंटरनेशनल ट्रेड का। जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं उसमें लिबरलाइजेशन कर सके, मतलब कि ट्रेड बैरियर कम से कम लगे और जो कंट्रीज है अलग अलग वो फ्रीली ट्रेड कर सकें पूरे वर्ल्ड में। इसका काम होता है WTO का। प्रेजेंट में इसमें 164 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये रूल्स बनाती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जो कि रिलेटेड होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइफ्स ऑफ पीपल इन इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर। तो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंडिया के पीपल के लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला। कैसे डाला, प्रभाव कैसे डाला। इट हैज़ प्रोवाइड ग्रेटर चॉइस टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को चॉइस मिली। ग्लोबलाइजेशन हो तो अलग अलग कंट्री के लोग इंडिया में खुली, जिससे उन्हें कुछ चॉइसेस मिली बहुत सारी, जिससे जो इंडिया के लोग उसका स्टैंडर्ड हाई हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पार्टिकुलर इन द सेक्टर्स। इन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी कंपनीज को। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल and all also ensure that the benefit of globalization share between better। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर मिलनी चाहिए अपने डेवलपमेंट को करने की। जैसे कि एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना डेवलपमेंट करने की, ये कहती है फेयर ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए फेयर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए। It can ensure that labor law and properly implemented and the worker gets their right। भाई लेबर लॉ बनाओ और जो वर्कर हैं उनके लिए राइट्स बनाए जाएं, ये नहीं कि उनसे अंधाधुंध काम करवा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। सॉरी। इट नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाए ताकि जो उसकी कंट्री की जो कंपनीज हैं वो अपना विकास कर सकें। इट कैन नेगोशिएट। हमें WTO के रूल्स को नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो तो चाहती है कि भाई सारी कंट्री अपना विकास करें। जो विकसित कंट्री हो तो विकसित होती जाएगी, लेकिन हमारा कुछ होगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो उसके रूल्स हमको नहीं मानने चाहिए। राजकेट कैन आल्सो रिलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद द सिमिलर स्ट्रेस टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। यही वो जो मैंने बात कही आपको, ये डेवलपमेंट कंट्री के पीछे लगी रहती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री का कुछ नहीं करती। जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना,
हमारे लिए कुछ नहीं करती। तो डेवलप कंट्री उसके डोमिनेशन पे ध्यान देती है। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स की वन शॉट रिवीजन ख़त्म होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हिस्ट्री की वन शॉट रिवीजन पे।